हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के कुछ ऐसे ट्रिक्स और फॉर्मूलाज के बारे में जो हर किसी एक्सेल यूजर को आने चाहिए। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए सो दैट आप हर एक चीज को डिटेल में समझ पाए। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सेल में ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम इस वीडियो में दो तरीके सीखेंगे। फर्स्ट मेथड विल बी मैनुअल एंड सेकेंड मेथड विल बी रेफरेंस। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड विच इज मैनुअल। एक्सेल में हम जहां पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले उन सभी सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर डेटा रिबन में हम जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डेटा टूल करके ऑप्शन आ रहा है। डेटा टूल के जस्ट ऊपर हमें डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, हमें इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमें एक पॉपअप विंडो दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है वो है डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया का। तो हम लोगों को यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करना होगा। इसमें हम चूज करेंगे लिस्ट। लिस्ट बेसिकली मीन्स कि जो जो एंट्रीज हम अपने मेन्यू में शो करना चाहते हैं वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कॉमा सेपरेटर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सपोजिटली महाराष्ट्र। सेकेंड में हम लिखते हैं राजस्थान। मैंने यहाँ पर सारे के सारे स्टेट्स लिख दिए हैं। अब हम जैसे ही ओके प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम इस एरो पर क्लिक करेंगे, जो जो हमने वहां पर लिस्ट की वैल्यूज दी थी वो सब यहाँ पर हमें शो होंगी। एज जयपुर लाइज इन राजस्थान, तो हम इसको यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर देंगे। अमृतसर इज इन पंजाब, तो हम यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट कर देंगे। ऐसे ही करके हम अपनी पूरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये था हमारा पहला तरीका। सेकेंड तरीका विच इज बाय गिविंग रेफरेंस। ये और भी ज्यादा इजी तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी सिटीज को मैं मैप करना चाहता हूँ स्टेट के साथ, वो ऑलरेडी एक रेफरेंस लिस्ट मैंने क्रिएट करी हुई है। अब हमें वही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हमने सारी सेल्स को सिलेक्ट किया। यहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन का मेन्यू ओपन किया। यहाँ पर हमने लिस्ट को सिलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं पहले हमने यहाँ पर एंट्रीज खुद से लिखी थी। इस बारी हम खुद से नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस एरो की के ऊपर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने प्रेस करी, वो विंडो हटकर एक नई विंडो हमारे सामने आ चुकी है। अब हम जो भी रेफरेंस लिस्ट देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं L2 से लेके L12 तक हमारा पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट हो चुका है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे एंड सी, हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट फिर से क्रिएट हो चुकी है। जयपुर राजस्थान हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कसौल इज इन हिमाचल प्रदेश, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को सिलेक्ट कर देंगे। ऐसे ही करके आप अपने हर सिटी को लिंक कर सकते हैं अपने स्टेट से। आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दो सिनेरियो के साथ। सिनेरियो 1, जहां पर मैं कंट्री पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे को एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखता है, जिसमें लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करता हूं ऑस्ट्रेलिया को। अब एरिया के अंदर मुझे ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी बाकी और ज्यादा एरियाज दिख रहे हैं। अब आता हूं मैं सिनेरियो 2 पे। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं चूज करता हूँ इंडिया, और यहाँ पर मैं तब एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही एरियाज दिख रहे हैं। लेट्स सपोज इस बारी मैं यहाँ पे चूज करता हूँ रशिया, और रशिया में मुझे सिर्फ और सिर्फ रशिया के ही एरियाज दिख रहे हैं। तो क्या आप सभी सिनेरियो 1 को यूज करना चाहेंगे? ऑब्वियसली नो। हम सभी एक्सेल में सिनेरियो 2 को ही यूज करना चाहेंगे, विच इज नोन एज डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर 5 कंट्रीज हैं और उनके रिस्पेक्टिव यहाँ पर एरियाज हैं। तो अगर आप इन सब का एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं मैंने सभी एरियाज को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला रिबन में जाकर, अब आपको यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, एक पॉपअप विंडो आई जिसके ऊपर 4 ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्रुपिंग हो वो टॉप रो के बेसिस पे हो, तो हमने टॉप रो को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दिया। अब एक्सेल ने बेसिकली इससे क्या किया है, पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्लिक करते ही हमारे को ये 2 एरियाज दिखा रहे हैं। अगर मैं इंडिया सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें ये 5 लोकेशन शो हो रहे हैं। तो दिस हैज क्रिएटेड अ काइंड ऑफ सबसेट फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज। तो हम सबसे पहले कंट्री के लिए डेटा वैलिडेशन सेट करते हैं। हम सबसे पहले डेटा टैब पे जाएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर देंगे।
हम कंट्री में चाहते हैं कि सारी कंट्रीज आए, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। नाउ अब हम चाहते क्या है कि अगर मैं इंडिया सिलेक्ट करूं तो यहाँ पर एरिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ही लोकेशंस आए। अगर मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट करूं तो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ही लोकेशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोबारा इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डेटा वैलिडेशन ओपन करना होगा और यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट करना होगा। सोर्स के अंदर अब हम एक फंक्शन कॉल करेंगे विच इज नोन एज इनडायरेक्ट। मैं इनडायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इस इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर हमें देना होगा एक रेफरेंस। अब वो रेफरेंस किस चीज का होगा, वो होगा उस कंट्री का जो हमने सिलेक्ट करी हुई है। तो सिलेक्टेड कंट्री को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऑलरेडी H4 यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको क्लोज करूंगा और यहाँ पर ओके बटन प्रेस कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने ओके प्रेस बटन किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ही लोकेशंस मिल रही हैं। नाउ लेट मी गिव यू 2 मोर एग्जांपल्स। अब मैं यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मुझे दिखता है कि सारी की सारी इंडिया की ही लोकेशंस आ रही हैं। नाउ लेट मी चेक इट फॉर मे बी यूएस। अब मैं यूएस चेक करता हूँ तो यूएस के लिए भी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूएस की ही लोकेशंस मिल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में किसी भी नंबर को लाख और करोड़ फॉर्मेट से मिलियन और बिलियन फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि हम इंडियन मार्केट में लाख और करोड़ फॉर्मेट को फॉलो करते हैं वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट में उन्हीं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मिलियन एंड बिलियन फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, अगर हम इंडियन मार्केट में वॉशिंगटन की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको 77 लाख से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं अगर हम ये नंबर इंटरनेशनल मार्केट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसमें हम उसको 7.7 मिलियन से रिप्रेजेंट करेंगे। Hence we need to change the comma separator over here. Now the question arises how? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर की एक सेटिंग चेंज करेंगे। We just have to change one small computer setting and every number will be converted into million and billion. So इसको हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। The first step is open your menu just by clicking the Windows key on your keypad. यहाँ पर आप सर्च कीजिए कंट्रोल पैनल। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉक एंड रीजन का एक ऑप्शन। जस्ट क्लिक ऑन इट। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा है रीजन, अगेन क्लिक ऑन इट। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, यू आर गेटिंग अ पॉपअप विंडो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट में आपके पास इंग्लिश इन इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसी की वजह से हर नंबर आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में लैक्स और करोड़ में फॉर्मेट में शो हो रहा था। तो उसको चेंज करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे ही आपने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि आप एक प्रॉपर ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिख रहा है। जस्ट सिंपली चूज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम हेयर। तो आप जैसे ही यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके एंड आई विल लाइक टू गो बैक टू माई एक्सेल शीट। वी हैव सक्सेसफुली चेंज द नंबर्स इनटू मिलियन एंड बिलियन। अब अगर आप इसको वापस से इंडियन फॉर्मेट मतलब लाख एंड करोड़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करिए और यहाँ पर रीजन में जाकर अपने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज कर दीजिए एज इंग्लिश इन इंडिया। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सम इफ और सम इफ्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, किसको कब यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन एक्सेल में कैसे होता है वो हम सेकंड स्टेप में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सम फंक्शन की। सो इट्स डेफिनेशन सेज इट गिव्स टोटल और एडिशन ऑफ ऑल द सिलेक्टेड नंबर्स। मतलब जो भी नंबर्स हम सिलेक्ट करेंगे, सम फंक्शन उन सबको ऐड करेगा और हमको एक टोटल नंबर दे देगा। सेकेंड इज सम इफ फंक्शन। Its definition is it gives the total of all the selected number based on the given condition. मतलब जो भी नंबर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, खाली उन नंबर्स का टोटल सम इफ फंक्शन हम लोगों को एज अ रिजल्ट देगा। नाउ आवर थर्ड फंक्शन इज सम इफ्स। तो सम इफ की अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये सिमिलर होता है सम इफ के, बट द ओनली डिफरेंस इज सम इफ में हम ओनली वन कंडीशन लगाते हैं वर्सेस सम इफ्स में हम मोर देन वन कंडीशन लगा सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम नंबर का सम चाहते हैं जहाँ पे मोर देन वन कंडीशन अप्लाइड है तो वहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सम इफ्स। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा डेटा के बारे में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सैंपल टेबल क्रिएट की हुई है जो बताती है प्रोडक्ट सोल्ड बाय सेल्स पर्सन। तो बेसिकली यहाँ पे वेरियस सेल्स पर्सन है जिन्होंने वेरियस प्रोडक्ट्स सोल्ड करे हैं अपने कुछ लास्ट मंथ्स में, और यहाँ पे शो होता है डी कॉलम में कि कितने प्रोडक्ट उन्होंने सेल करे हैं। अब इस डेमो टेबल के थ्रू हम समझते हैं कि इन तीनों फंक्शंस को हम एक्सेल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ लर्न्ड कॉन्सेप्ट्स लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो देयर आर 5 क्वेश्चंस, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 5 क्वेश्चन रेडी कर रखे हैं एंड हम इनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन टोटल, मतलब कि इन टोटल अभी तक कंपनी ने कितने प्रोडक्ट्स को सेल किया है। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, हम लोगों को सिर्फ ये बताना है कि कितने प्रोडक्ट अभी तक सेल हुए हैं। इसलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे सिंपल सम फॉर्मूला। एक्सेल में हमें अगर कोई भी फंक्शन टाइप करना होता है, द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट टाइपिंग इट विद इक्वल टू और जो भी फंक्शन टाइप करना है उसका नाम। तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन लिखने वाले हैं, दिस इज सम फंक्शन। तो आई विल राइट SUM। जैसे मैंने डाला ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे सम फंक्शन मेरे को नीचे आ गया है। इसके बाद मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा एंड मेरा पेरेंथेसिस के साथ फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे जो जो नंबर्स का सम चाहिए उन सबको मैं एक साथ सेलेक्ट कर दूंगा। तो मैंने अपना रेंज सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो बेसिकली मुझे आंसर मिल गया है कि मेरे कंपनी में अभी तक कितने प्रोडक्ट टोटली सेल हुए हैं। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल सेल्स डन बाय राज। नाउ हम लोगों को टोटल सेल्स तो चाहिए, बट किसके थ्रू, कि एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है राज, उस बंदे ने अभी तक कितनी टोटल सेल्स करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंडीशन आ चुकी है, और हमने कॉन्सेप्ट के टाइम पे क्या बताया था कि जब भी कोई एक कंडीशन यूज होती है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, सम इफ फंक्शन यूज करते हैं। तो नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट इज we will press equal to, we will start typing sum if। जैसे ही मैंने sum if टाइप किया I will press tab बटन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक्सेल खुद से गाइड कर रहा है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होगा वो होगा रेंज। अब रेंज भी किस चीज की, रेंज होगी जो हम कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारी कंडीशन यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को सिर्फ वही सेल्स चाहिए जो राज ने करी है। तो राज हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय नेम में। तो हम सारे एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम सेकंड आर्ग्यूमेंट पे जाने के लिए कॉमा प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ राज की ही सेल से मतलब है। मैंने यहाँ पे राज लिख दिया और यहाँ पे कॉमा प्रेस किया। अब ये बोल रहा है कि हमें वो आर्ग्यूमेंट पास करना है जहाँ पे सम, जहाँ पे नंबर्स हो जिनका वो सम कर सके। तो मैं यहाँ पे इन सभी को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा एंड यू कैन सी द आंसर। राज ने आज तक इन टोटल 59 प्रोडक्ट्स को सेल किया है। सो नाउ सिमिलर वे में हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, विच इज हाउ मेनी प्रिंटर्स आर सोल्ड इन टोटल, विच मीन्स कि कितने प्रिंटर अभी तक इन टोटल हमने सेल करे हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर भी सिर्फ एक ही कंडीशन है जो कि प्रोडक्ट के ऊपर है। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इट विल बी सम इफ फंक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट टाइपिंग इट इक्वल टू सम इफ एंड वी विल प्रेस टैब बटन। नाउ हमारी जो कंडीशन है वो होगी प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट करते हैं और कॉमा प्रेस करके सेकंड क्राइटेरिया पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने राज को मैन्युअली टाइप किया था, बट डू यू नो एक्सेल में हम लोग जरूरी नहीं कि आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए खुद से सब कुछ एंटर करें। हम लोग उस सेल का रेफरेंस दे सकते हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली खुद उठेगा और कंपेयर करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे प्रिंटर्स के लिए डेटा चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रिंटर, मैं यहाँ पे प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस लिस्ट में जहां जहां प्रिंटर है मैं किसी भी जगह पर प्रिंटर को सिलेक्ट करूंगा, आंसर सेम ही रहेगा। नाउ माय थर्ड आर्ग्यूमेंट विल बी सम रेंज। तो उसके लिए मैं दोबारा से कॉमा प्रेस करूंगा और जहां का मुझे सम चाहिए मैं उस सबको सिलेक्ट कर दूंगा। नाउ आई एम डन विद माय सम इफ फंक्शन, आई विल प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं आई ऑटोमेटिकली गेट एन आंसर विच सेज कि आज तक इन टोटल 34 प्रिंटर सेल हुए हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी हार्ड डिस्क वर सोल्ड बाय मोहित। तो अब हम जानना चाहते हैं कि एक सेल्स पर्सन जिसका नाम मोहित है उसने इन टोटल हार्ड डिस्क कितनी सेल करी है। तो यू योरसेल्फ कैन अंडरस्टैंड हाउ द डिफिकल्टी इज इंक्रीजिंग। तो अब हम देख रहे हैं इसमें एक नहीं बल्कि दो कंडीशन है, और हमने कॉन्सेप्ट में अभी सीखा था कि जब भी मोर देन वन कंडीशन होती है तो हम सम इफ फंक्शन की जगह सम इफ्स फंक्शन यूज करते हैं।
तो नाउ हाउ टू यूज इट, इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है सम इफ के कंपैरिजन में। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर सम रेंज पहले पूछ रहा है वर्सेस जब हम सम इफ डाल रहे थे तो सम रेंज सबसे लास्ट में पूछता था। तो सबसे पहले हम सम रेंज को सिलेक्ट करते हैं। नाउ इट इज सिलेक्टेड, आई विल प्रेस कॉमा। नाउ इट इज आस्किंग फॉर क्राइटेरियाज कि जो जो आपकी कंडीशंस हैं वो कंडीशंस आप वन बाय वन डालते रहिए। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क ही होना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, मैं पूरा का पूरा प्रोडक्ट लिस्ट को मैंने सेलेक्ट किया और इसमें रेफरेंस दे दिया हार्ड डिस्क का। नाउ माय सेकंड कंडीशन इज कि सेल्स पर्सन में सिर्फ और सिर्फ मोहित ही होना चाहिए। तो मैंने सारे सेल्स पर्सन को सेलेक्ट किया और आर्ग्यूमेंट दे दिया कॉमा प्रेस कर मोहित का। तो मोहित। नाउ आई विल प्रेस एंटर एंड यू कैन सी 33 इज द रिजल्ट, विच मीन्स आज तक मोहित ने इन टोटल 33 हार्ड डिस्क सेल करी है। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी माउस वर सोल्ड बाय शिखर। अगेन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने फोर्थ में सीखा। तो हम फटाफट इसमें पता लगा ही सकते हैं क्योंकि दो कंडीशन है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सम इफ्स का। नाउ अगेन वी हैव टू सेलेक्ट द सम रेंज, आई विल जस्ट डू दैट, आई विल प्रेस कॉमा। कॉमा के बाद हमें क्राइटेरिया 1 देना है जो हमारा होगा माउस। तो बेसिकली सारे प्रोडक्ट्स में से हमें सिर्फ और सिर्फ माउस को ही कंसिडर करना है। सेकेंड कंडीशन इज कि जो भी एम्प्लॉइज हैं उनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ शिखर के ही नंबर्स चाहिए। तो आई जस्ट सेलेक्टेड शिखर। नाउ आई विल प्रेस एंटर एंड यू कैन सी कि आज तक शिखर ने सिर्फ और सिर्फ 8 माउस ही सेल करे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ज्यादा स्पेशल फीचर के बारे में जिसको हम बोलते हैं कंकैटिनेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंकैटिनेशन करता क्या है। तो जब भी हम मोर देन वन सेल को एक साथ क्लब करके लिखना चाहते हैं हम उसको कंकैटिनेशन बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर मैं फुल नेम करके एक साथ लिखना चाहता हूं तो उसका हम बोलेंगे कंकैटिनेशन। तो इसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है कॉनकैट फॉर्मूला यूज करना। सेकेंड तरीका हम लोग सिंपल एंड सिंबल के यूज करके भी यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले एग्जांपल पर आता हूं जहां पर मैं दोनों ही मेथड को डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉलम ऑलरेडी क्रिएटेड है और मुझे इनको एक साथ कॉनकैट करके फुल नेम रेडी करना है। तो मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा और कॉनकैट फंक्शन को कॉल करूंगा। आप देख सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पे कॉनकैट किया, अब मेरे को जो भी सेल एक साथ मर्ज करनी है उनको सिलेक्ट करूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा और दूसरी सेल सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं और भी ज्यादा सेल को कॉनकैट करना चाहता तो मैं उनको भी कॉमा प्रेस करके सिलेक्ट कर सकता था। आफ्टर दिस मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और आप देख सकते हो यहाँ पर एक साथ मेरा नाम हो चुका है। बट यहाँ पर अनिल कुमार एक साथ आ चुका है। व्हाट आई वांट इज बीच में स्पेस। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपने फॉर्मूला में जाऊंगा, उसको एडिट करूंगा। यहाँ पर कॉमा के जस्ट बाद मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूंगा और यहाँ पर एक स्पेस बार देके दोबारा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दूंगा और उसको कॉमा से सेपरेट कर दूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे अपने फंक्शन में। पहला A2 मतलब मेरा फर्स्ट नेम, सेकेंड एक स्पेस। अब स्पेस में अगर विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमास के डालता तो वो उसको कंसीडर नहीं करता। इसलिए जब भी आप कोई टेक्स्ट फॉर्मूले में डालना चाहते हो तो आपको हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा ही देना होता है। अब इसके बाद मैंने एंटर किया, अब आप देख सकते हैं अनिल कुमार में स्पेस आ चुका है। सिमिलरली अगर मैं एक और फॉर्मूले लगाना चाहूंगा, मैं लगाता हूँ कॉनकैट। फर्स्ट सेल को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा स्पेस देने के लिए अपना थर्ड आर्गुमेंट प्रेस करने के लिए मैं लास्ट नेम को सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। नाउ आई वोंट डू इट अगेन एंड अगेन। यहाँ पर मैं प्लस साइन आती है इसको डबल टैप करूंगा और मेरा पूरा का पूरा काम इजीली सॉर्ट हो चुका है। इसका एक और तरीका हो सकता है वो मैं करके दिखाता हूँ जिसको मैंने बताया था एंड साइन से। मैं अगेन इक्वल टू प्रेस करूंगा। इस बार मैं कोई कॉनकैट फंक्शन यूज नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद एंड बटन प्रेस करूंगा। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट सेल को एक साथ लेके आना है उसको सिलेक्ट करूंगा। आई प्रेस एंटर एंड सी अगेन हमारा यहाँ पर एक साथ कंकैटिनेशन हो चुका है। अब अगर आप फिर से चाहते हैं कि इसके बीच में भी स्पेस आए तो एंड के बाद मैं दोबारा स्पेस दूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में। अब इसके बाद अगर मैं इसको ऐसे ही प्रेस करूंगा तो ये काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं एरर आ गया है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अब मुझे यहाँ पर दोबारा से एंड का साइन देना होगा एंड प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं फिर से मेरे को सेम रिजल्ट आ गया है। अब इसी को रिपीट करता हूं मैं एक ईमेल एग्जांपल में। आप देख सकते हैं मैंने एक और यहाँ पर एक बनाया हुआ है जहां पर हम लोग इसको दोबारा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें, यूजर आईडी और मेल सर्वर डोमेन, इनको हम कंकैटिनेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और कॉनकैट फंक्शन को कॉल करेंगे। अब सबसे पहले यूजर आईडी को सिलेक्ट करेंगे,
कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा एक यूजर आईडी और एक ईमेल सर्वर के बीच में हमेशा @ का साइन होता है। तो यहाँ पर हम स्पेस की जगह @ प्रेस करेंगे। इसको मैंने बंद किया, कॉमा प्रेस किया और मेल सर्वर को सिलेक्ट किया। आई विल जस्ट प्रेस एंटर नाउ। आप देख सकते हैं मेरी पूरी की पूरी ईमेल आईडी रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम एंड को भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यूजर आईडी को सिलेक्ट किया, एंड बटन प्रेस किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, @ डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद किया, दोबारा एंड का साइन और जो हमारा नेक्स्ट होगा विच इज मेल सर्वर डोमेन, इसको सिलेक्ट किया, एंटर। अगेन मेरे को मेरी पूरी आईडी मिल चुकी है। अब इस टाइम मैं इसको सिंपली ड्रैग कर दूंगा नीचे तक और हम पूरा काम अपना रेडी कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा फीचर यूज करने वाले हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इसको अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आपका काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो जस्ट टू गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल, यहाँ पर मैंने ए कॉलम में कुछ नाम लिखे हुए हैं। अगर आप इन नेम्स को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करना चाहते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, और आप ये काम मैन्युअली टाइप कर करके नहीं करना चाहते हैं, तो इन नेम्स को कन्वर्ट करने के लिए एज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हम लोग आज एक डेटा रिबन के अंदर का टूल यूज करने वाले हैं जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। अब जिस भी डेटा को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले हम उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट टू कॉलम बटन को क्लिक करेंगे और हमारे पास एक ऐसी पॉपअप विंडो आएगी। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट इज डिलिमिटेड एंड सेकेंड इज फिक्स्ड। तो बेसिकली आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे डिलिमिटेड के बारे में। फिक्स विड्थ के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिलिमिटेड सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट किया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग तरह के क्राइटेरियाज आ रखे हैं कि किस बेसिस पर हम अपने डेटा को सेग्रीगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नेम में स्पेस है जिसकी वजह से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम उसी स्पेस को एज अ डिलिमिटर यूज करेंगे। डिलिमिटर इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ रूल जिसके बेसिस पर एक्सेल को पता चलेगा कि मुझे राइट और लेफ्ट वाले डेटा को अलग अलग करना है। तो यहाँ पर मैंने स्पेस पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं डेटा प्रीव्यू के अंदर कि ये ऑलरेडी अलग अलग कॉलम में आ चुके हैं। नाउ आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब यहाँ पे जो क्रूशियल चीज है वो है डेस्टिनेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका ओरिजिनल नेम कॉलम ही रिप्लेस हो जाए फर्स्ट नेम से, तो आप इसको एज इट इज यही रखिए। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मेरा फर्स्ट नेम एक नए कॉलम में आए, तो मैंने इसको B2 सेलेक्ट कर दिया। जैसे मैंने B2 सेलेक्ट करके यहाँ पे फिनिश किया, आप देख सकते हैं ओके प्रेस कर कि मेरा डेटा ऑलरेडी अलग अलग कॉलम्स में शिफ्ट हो चुका है। नाउ अगेन मैं एक सेकेंड एग्जांपल देना चाहता हूँ आप लोगों को विच इज रिलेटेड टू ईमेल आईडी। अगेन मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा सारा डेटा को सेलेक्ट करना और उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक करना। मैं यहाँ डिलिमिटेड पे क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा और अब आप देख सकते हैं जो सेटिंग मैंने पिछली बार ही करी थी वो अभी तक यहाँ पर सेव्ड है। तो उसको पहले मैं नॉर्मल करता हूँ। अब ईमेल आईडी को ब्रेक करने के लिए मुझे दो कॉलम चाहिए विच इज यूजर आईडी एंड सेकेंड इज मेल सर्वर डोमेन। तो यूजर आईडी हमारी वो पोर्शन होता है जो @ से पहले होता है और सर्वर डोमेन हम बोलते हैं जो @ के बाद होता है। तो हमारा यहाँ पर डिलिमिटर क्या हो गया, @ बट यहाँ पर हम लोगों को @ का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। नो इश्यूज, हम लोग अदर्स पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से यहाँ पर @ टाइप कर देंगे। जैसे @ मैंने यहाँ पे टाइप किया, अगेन डेटा प्रीव्यू में मुझे यहाँ पर डेटा दिख रहा है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। जो भी मेरा डेस्टिनेशन सेल है वहां पे मैं उसको डिलीट करके यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर मेरा C2 है तो मैंने C2 क्लिक किया और यहाँ पर फिनिश कर दिया। यहाँ पर मैं ओके प्रेस करूंगा एंड मेरा डेटा फिर से कन्वर्ट हो चुका है। इफ वर्सेस इफ्स दोनों ही फंक्शन हमारे यूज होते हैं कंपैरिजन और कंडीशन चेक करने के लिए। अब बात करूं अगर मैं इनके डिफरेंस के बारे में, तो इफ कंडीशन यूज होता है जब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन यूज करनी होती है और इफ्स हम यूज करते हैं जब हमें मोर देन वन कंडीशन यूज करनी होती है। इफ और इफ्स को समझने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है क्लास और उनके स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स के बारे में। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है और उन्होंने कितने नंबर स्कोर किए हैं वो लिखे हुए हैं। नाउ फर्स्ट टास्क इज वेदर ये स्टूडेंट पास हुए हैं या फेल हुए हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने ऑलरेडी रेफरेंस टेबल क्रिएट करी हुई है कि जिन भी बच्चों के 50% से ज्यादा नंबर है वो पास होंगे और जिन भी बच्चों के 50% से कम नंबर है वो फेल होंगे। अब हम ऑटोमेटिकली ये काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आंसर इज सिंपल, एक ही कंडीशन है, हम लगाएंगे इफ। तो यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे,
इफ लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल मुझे बोल रहा है कि सबसे पहले हमें एक लॉजिकल टेस्ट देना है, मतलब कि यहाँ पे क्या कंडीशन होगी जिसके बेसिस पे एक्सेल उसको जज करेगा हमारी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब हम सबसे पहले कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट ने नंबर स्कोर किए हैं अगर वो 50 से ज्यादा है तो बच्चा पास होगा वरना बच्चा फेल होगा। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमें क्या मैसेज डिस्प्ले करना है ये हम पहले लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो बच्चा हो जाएगा पास, वर्सेस अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं रहती है मतलब फॉल्स हो जाती है तो बच्चा हो जाएगा फेल। हमने ये पूरा कंडीशन सेट किया, इफ फंक्शन को बंद किया और एंटर प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है अभय पास। नाउ अब मैं यही चीज दोबारा नहीं करना चाहूंगा, मैं इसको सिंपली ड्रैग करूंगा और लास्ट तक लेके आ जाऊंगा। तो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली हर एक बच्चे का बता दिया कि बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है। लेकिन अगर हम अपने फर्स्ट वाले एग्जांपल पे जाएं, जब अभय का हमने रेफरेंस सेट किया तो हमने C2 सेट किया था, बट अगर आप किसी और पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक्सेल ने उसको स्मार्टली खुद से चेंज कर दिया। तो ये एक एक्सेल की बहुत स्मार्टनेस है जिसकी वजह से हमारा काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। नाउ हम अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं विच इज ग्रेड। अब ग्रेड सेट करने के लिए मैंने एक रेफरेंस टेबल क्रिएट की हुई है विच सेज कि अगर किसी बच्चे के किसी स्टूडेंट के 75 से ज्यादा नंबर आएंगे तो उसको डिस्टिंक्शन ग्रेड मिलेगा, किसी के 60 से ज्यादा आएंगे तो फर्स्ट क्लास, 50 से ज्यादा तो पास और 50 से कम अगर आते हैं तो बच्चा वो फेल होगा। अभी ग्रेड देने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही क्या बताया था, जब भी एक कंडीशन आती है तो हम इफ यूज करते हैं और अगर मोर देन वन कंडीशन विल बी देयर तो हम लोग या तो मल्टीपल इफ यूज करेंगे या फिर इफ्स कमांड यूज करेंगे। नाउ प्रॉब्लम इज द मल्टीपल इफ यूज करते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम प्रेफर करते हैं इफ्स कंडीशन को यूज करना। तो उसको मैं सिखाता हूँ कि हम कैसे यूज करते हैं। सिंपली इक्वल टू IFS, इफ्स को जैसे मैंने ओपन किया आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन एक लॉजिकल टेस्ट के बारे में पूछ रहा है कि बेसिकली आप कंडीशन देना क्या चाहते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू इफ ट्रू 1। तो यहाँ पर एक बेसिक सा डिफरेंस इफ और इफ्स में ये होता है कि इफ के केस में हम लोग अगर वैल्यू ट्रू होती है वो वैल्यू भी देते हैं और अगर वैल्यू फॉल्स होती है वो वैल्यू भी देते हैं, लेकिन इफ्स के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू वैल्यू से मतलब है, फॉल्स को हम टोटली इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर अब ये स्टूडेंट के मार्क्स मोर देन 75 है तो हम लोगों को उसको क्या देना होगा, हम लोगों को उसको डिस्टिंक्शन देना होगा। अब अगर उसी बच्चे के मार्क्स मोर देन 60 है तो उसको हमें क्या देना होगा, हम उसको देंगे एज अ फर्स्ट क्लास ग्रेड। नाउ कंडीशन इज अगर उसी स्टूडेंट के मार्क्स विच इज इन C2 वो ग्रेटर देन 50 है तो बच्चे को मिलेगा पास सर्टिफिकेट, बट अगर उस बच्चे के मार्क्स 50 से कम रह जाते हैं तो वो बच्चा हो जाएगा फेल। अब आप देख सकते हैं मैंने पूरी की पूरी कंडीशन यहाँ पर सेट कर दी है। इसको मैं यहाँ पे जाके एक बार क्लोज भी कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा पूरा इफ कंडीशन रेडी है। मैं एंटर प्रेस करूंगा और एक्सेल ने यहाँ पे ऑटोमेटिकली बता दिया कि अभय को डिस्टिंक्शन मिला है। सिमिलरली मैं इसको लास्ट तक ट्रैक करता हूँ और आप देख सकते हैं हर एक बच्चे का ग्रेड एज वेल एज वो बच्चा पास है या फेल है इफ और इफ्स के थ्रू हम पता लगा चुके हैं। अगर आप एक्सेल अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और आप उन एक्सेल की फंक्शनैलिटी को बहुत एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 शॉर्टकट्स के बारे में जो आपका काम बहुत ज्यादा इजी और एफिशिएंट बनाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेविगेशन इन एक्सेल के बारे में। जब भी आप लोगों को एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जाना हो या विद इन सेम वर्कबुक आपको मल्टीपल शीट्स यूज करनी हो तो आप उसमें कैसे नेविगेट करेंगे। तो मैं एक एक्सेल फाइल पे जाता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल शीट्स हैं। अब अगर आप इन मल्टीपल शीट्स को यूज करना चाहते हैं वन एट अ टाइम तो आप इसमें कैसे नेविगेट करें। तो अगर आपको राइट साइड में जाना है तो आप प्रेस करें कंट्रोल पेज डाउन। तो जैसे ही आप कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं आप अपनी इमीडिएट राइट शीट पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब अगर आपको अपनी इमीडिएट लेफ्ट वाली शीट पर जाना है, मतलब जो आपकी जस्ट प्रीवियस शीट है उसको यूज करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप प्रेस करेंगे कंट्रोल पेज अप। तो जैसे ही आप कंट्रोल पेज अप यूज करेंगे आपकी प्रीवियस वाली शीट ओपन हो जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर राइट साइड में जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन, अगर लेफ्ट साइड में जाना है तो कंट्रोल पेज अप। नाउ आवर सेकंड शॉर्टकट इज डेट एंड टाइम। अब अगर आप एक्सेल में आज की डेट और टाइम डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैन्युअली टाइप करने की नीड नहीं है।
आप सिंपली शॉर्टकट के थ्रू सेकंड्स में ये काम कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की डेट एंटर करनी है तो सिंपली आप कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं आज की डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है। अब अगर आप आज का करंट टाइम मतलब अभी का करंट टाइम डालना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करना होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर टाइम भी आ जाएगा। नाउ आवर थर्ड शॉर्टकट इज अबाउट फिल्टर। अगर आप एक्सेल में डेटा रोज के रोज यूज करते हैं और आप डेटा के साथ एनालिसिस करना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आप जानते हैं कि फिल्टर वाला कॉन्सेप्ट हम कितना ज्यादा यूज करते होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक सैंपल डेटा लिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे मैं फिल्टर लगाऊं तो प्रॉपर फिल्टर लगाने के लिए आपको यहाँ पर फिल्टर लगाना पड़ेगा, बट इसका एक शॉर्टकट भी हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर ऑलरेडी लग चुका है। अब अगर आप इस फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो फिर से उसी शॉर्टकट को दोबारा टाइप कीजिए विच इज कंट्रोल शिफ्ट एल। आप देखेंगे हमारा फिल्टर फिर से हट गया है। और फोर्थ शॉर्टकट इज रिलेटेड टू सम। अगर एक्सेल में आप लोग किसी भी नंबर का सम निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करके उसका सम निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सैंपल डेटा दिया हुआ है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इन सभी नंबर्स का मेरे पास सम आ जाए, तो मैं बॉटम पे जाऊंगा और ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करके एंटर प्रेस कर दूंगा। आप देख सकते हैं मेरा सम आया 139। जस्ट टू क्रॉस चेक मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सम मेरा 139 ही था। अब अगर आपका डेटा वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है तो भी ये शॉर्टकट आपका काम करेगा। मैं यहाँ पर ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एक्सेल ने पूरी लाइन को सिलेक्ट किया एंड प्रेस एंटर। आपका दोबारा सम यहाँ पर 139 आ चुका है। नाउ फिफ्थ शॉर्टकट इज फॉर चेकिंग द फॉर्मूलाज कि किस किस सेल में कहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है। जब भी हम लोग एक्सेल में काम करते हैं और हम लोग फॉर्मूले यूज करते हैं हम लोगों को पता नहीं होता कि कहां पर फॉर्मूला लगा हुआ है और कहां पर हमने वैल्यूज खुद से टाइप करी हुई है। जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डेटा है जहां पर कुछ वैल्यूज मैंने खुद से मैन्युअली टाइप करी हैं और कुछ चीजें मैंने फॉर्मूला यूज करके रिट्रीव करी हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि कहां पर फॉर्मूला लगा हुआ है और कहां पर फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, तो वो जानने के लिए आप सिंपली कंट्रोल और टिल्ट बटन को प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंट्रोल टिल्ट बटन प्रेस किया जहां जहां फॉर्मूला लगा हुआ था वहां वहां फॉर्मूलेज आ गए और जहां जहां मैंने वैल्यूज मैन्युअली टाइप करी थी वहां पर नॉर्मल वैल्यूज ही आई हैं। टिल्ट बटन आपका एस्केप बटन के जस्ट नीचे होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल शीट मेरी वापस आ जाए जहां पर मेरे को फाइनल वैल्यूज दिखनी चाहिए आप फिर से कंट्रोल टिल्ट बटन प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं मेरी शीट वापस से सेम एज इट इज वापस आ गई है। Now our sixth shortcut is related to hide and unhide rows and columns. अगर हम एक्सेल में किसी भी रो या कॉलम को हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग माउस तो हम कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिर से कुछ डेटा लिया हुआ है। अब जिस भी रो को आप हाइड करना चाहते हैं उस रो पे आप जाइए। सपोज कीजिए मैं दिनेश वाली एंट्री को हाइड करना चाहता हूँ। अब इस रो पे मैं हूं, सिंपली आप प्रेस कर दीजिए कंट्रोल 9। जैसे आप कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं 5 और 7 मतलब 6th रो जो यहाँ पे थी वो ऑटोमेटिकली हमारी हाइड हो चुकी है। अब अगर आप मल्टीपल रोज को हाइड करना चाहते हैं तो उन्हीं सभी को आप सेलेक्ट कीजिए और फिर आप कंट्रोल 9 प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं 4 के जस्ट बाद हमारा 9 आ रहा है, मतलब इसमें बाकी की हमारी जो रोज थी वो हाइड हो चुकी है। अब अगर आप इनको अनहाइड करना चाहते हैं तो जिन जिन रोज को आप अनहाइड करना चाहते हैं उन सबको सिलेक्ट कीजिए। उनके बीच की जो भी रोज होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब आप उनको कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस कीजिए। आप देखिए यहाँ पर हमारी सारी रोज अनहाइड हो गई हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी रो को हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल 9, अगर आप किसी रो को अनहाइड करना चाहते हैं तो उसकी ऊपर और नीचे वाली रो को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करिए। अब अगर आप सिमिलरली चाहते हैं कि मैं इस कॉलम नेम जो है इसको मैं हाइड कर दूं तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल 0। अब आप देखिए ए और सी मतलब बी कॉलम हमारा हाइड हो चुका है। अब अगर आप सिमिलरली उसको अनहाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आप कंट्रोल शिफ्ट 0 प्रेस कीजिए और आपका यहाँ पर कॉलम वापस से हमारे पास आ चुका है। नाउ आवर सेवेंथ शॉर्टकट इज अबाउट सेलेक्टिंग द कंप्लीट रो या कॉलम एट वन गो। अगर आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपको बार बार रोज को सिलेक्ट करना होता है, उनको डिलीट करना है या उनमें कुछ मैनिपुलेशन करना है तो आप एक शॉर्टकट के थ्रू रो या कॉलम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो आप देखिए अगर मैं रमनप्रीत वाली रो को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने शिफ्ट स्पेस बार प्रेस किया आप देखिए पूरी की पूरी रो मेरी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। अब अगर मैं किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूं, सपोज कीजिए मैं फुल नेम को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए कि मैंने कैसे पूरी कॉलम को एक बारी में सिलेक्ट कर लिया है। Now our eighth shortcut is related to adding a row or a column in our Excel. अगर आप Excel में कहीं भी रो या कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अपना पुराना वाला ही एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं कि रमनप्रीत के ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। सिंपली आप पहले उस पूरी रो को सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि कैसे करना है, शिफ्ट स्पेस बार से। उसके बाद आप प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस। जैसे ही आप लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एक न्यू रो क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आप सिमिलरली चाहते हैं कि एक कॉलम भी ऐड हो जाए तो मैं क्या करूंगा, इस बार मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और फिर से प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू बी कॉलम ऐड हो गया है। जस्ट अ स्मॉल पॉइंट टू मेंशन ओवर हियर, जब भी आप चाहते हैं कि मैं जहां पर रो या कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूं, सो इन केस ऑफ रो आप जहां इंसर्ट करना चाहते हैं उससे नीचे वाली सेल को सिलेक्ट करें। जैसे अगर मैं 7 और 8 के बीच में रो इंसर्ट करना चाहूंगा तो आप 8 वाले रो को सिलेक्ट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डी और सी कॉलम के बीच में इंसर्ट करना चाहता हूं तो आप डी वाले कॉलम को सिलेक्ट करिएगा। Now the ninth shortcut is related to deleting a row or a column from Excel sheet. अभी तक हमने सीखा कि हम कैसे रो को ऐड और कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी कॉलम को डिलीट या किसी रो को डिलीट करना है तो क्या शॉर्टकट उसके लिए अपनाएंगे। तो सपोज कीजिए मैं समीर वाली एंट्री को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली सेलेक्ट करूंगा पूरी रो को और कंट्रोल माइनस, मैं रिपीट करता हूं, कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करके पूरी रो को डिलीट कर सकता हूं। अब अगर सिमिलरली मैं एक कॉलम को डिलीट करना चाहता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सी कॉलम को डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल स्पेस बार, जिसकी वजह से मेरा पूरा सी कॉलम सेलेक्ट हो चुका है और मैं कंट्रोल माइनस प्रेस कर दूंगा। आप देखिए मेरा पूरा कॉलम यहाँ पर डिलीट हो चुका है। नाउ आवर लास्ट शॉर्टकट फॉर दिस वीडियो इज कन्वर्ट टू करेंसी। जब भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे एक्सेल में कुछ नंबर्स हैं और उन नंबर्स को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं करेंसी में, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट यूज करें। तो जिन भी नंबर्स को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उन सभी नंबर्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने पूरी रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है और आप प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट 4। तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट 4 नंबर, जो हमारा कीपैड पे 4 नंबर होता है, उसको प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आप वो करेंगे हमारे सारे के सारे जो नंबर्स थे वो अब रुपीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में उनको जरूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की। एंड फाइनली अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।